हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और जैसा कि आप बहुत समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे पीछे से कि आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना। तो बच्चा लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में काफी इंटरेस्ट होता है लोगों को, ठीक। काफी कुछ आप लोगों को पता भी है, कुछ मेरे द्वारा भी नॉलेज ले लीजिए। कैसे इसको हम लोग स्टडी करेंगे, एक छोटी बात पहले समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चा कि रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। तो इसका मतलब देखो, नाम में ही इसका सब कुछ छिपा हुआ है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब अगेन प्रोडक्शन, है ना। अगेन प्रोडक्शन, क्या अगेन प्रोडक्शन? अपनी ही जैसी संतानों का प्रोडक्शन, अपनी ही जैसी ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन। जैसे इंसान इंसान को पैदा करता है, गाय गाय को पैदा करती है, कुत्ता कुत्ते को पैदा करता है। तो इस तरीके से इस अर्थ पर एवरी ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर चाइल्ड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर दिमाग में आता हो गया, क्या ये बहुत ज्यादा इसेंशियल प्रोसेस है? क्योंकि इसके प्रीवियस चैप्टर लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है बच्चा लोग। तो क्या रिप्रोडक्शन भी इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है? तो मेरा मानना है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। देखिए जरा कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या आपके शरीर को कोई दिक्कत होने वाली है क्या? नहीं होगी भाई। आपके शरीर को रिप्रोडक्शन ना होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन इस पूरे अर्थ को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद इस धरती से, इस अर्थ से सारा का सारा ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। हमारे अर्थ पर इस जिंदगी को चलाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए एक इसेंशियल प्रोसेस है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस अर्थ को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, यानी कि अपनी ही जैसी संतानों को पैदा करना जरूरी है। क्लियर हुआ? तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन फ्रॉम प्रीवियस वन। भाई माता पिता से ही तो बच्चे की पैदाइश होती है। तो फ्रॉम प्रीवियस वन या फिर फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो इस संसार में है, उनसे आप नए बच्चे को या फिर नए ऑर्गेनिज्म को, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? इट इज वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अगर इस धरती पर लाइफ को चलाना है तो रिप्रोडक्शन करना है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस अर्थ। इस धरती पर जो भी इंडिविजुअल, जो भी पर्सन आपको दिख रहा है, जो भी आपको जानवर दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, उसका रिप्रोडक्शन करना बच्चा बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, देखिए जरा कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सेम स्पीशीज का ध्यान देना भाई, मतलब इंसान इंसान से ही रिप्रोडक्शन करेगा। मतलब सेम स्पीशीज का मतलब इंसान इंसान को ही पैदा करेगा, गाय गाय को ही पैदा करेगी, घोड़ा घोड़े को ही पैदा करेगा। ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है। लेकिन साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हॉर्स और डंकी को मिलाकर कुछ नया बना दिया गया। उसको म्यूल कहते हैं, पता ही होगा आपको। खच्चर हिंदी में कहते हैं, जो पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए छोटे जानवर का यूज होता है ना, उसको बना दिया गया। ये रिप्रोडक्शन नहीं है बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे। अभी के लिए क्या समझा कि सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेम स्पीशीज टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफाइन रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। बोला तो बच्चे, अगर इंसान को अपनी स्पीशीज को बचा कर रखना है तो अपनी जैसे संतानों को पैदा करना पड़ेगा। सोचो अगर हर घोड़ा और गधे का मिक्सचर आपके इस दुनिया में घोड़े और गधे का मिक्सचर पैदा करवाया जाए हम लोगों के थ्रू, इंसान ही करवाते हैं ये सब। हाँ, तो यार घोड़े की समाप्ति धीरे धीरे हो जाएगी या फिर गधे की समाप्ति धीरे धीरे इस अर्थ पर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इस तरीके से किसी भी एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए उसको अपने जैसे संतानों को पैदा करना जरूरी है। क्लियर हुआ ना ये पॉइंट? तो ऑन अर्थ, सो द रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इस अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी प्रोसेस है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब भैया ऐसा क्या हो जाता है रिप्रोडक्शन में कि
सिमिलैरिटी या फिर डिसिमिलैरिटी आ जाती है ना। अभी आगे आगे आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन करने पर लगभग सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल ही क्यों प्रोड्यूस होते हैं। तो इसकी बातों को अब हम लोग समझते हैं। देखिए एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई, जरा बात देखें कि रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इन मेकिंग सिमिलर, जरा ध्यान दें, सिमिलर और डिसिमिलर बॉडी डिजाइन्स। रिप्रोडक्शन करके या तो एकदम सेम बॉडी डिजाइन या तो थोड़ा अलग बॉडी डिजाइन के बच्चे पैदा होते हैं थ्रू द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन क्रोमोसोम ऑफ इट्स न्यूक्लियस। अब रिप्रोडक्शन में क्या चीज ट्रांसफर होती है जो सिमिलर या फिर डिसिमिलर बच्चे पैदा होते हैं। अगर और ऐसा क्या होता है रिप्रोडक्शन में कि माता पिता बच्चों से जुड़े रहते हैं। यार इन सब बातों को समझते हैं, थोड़ा खिचड़ी नहीं पकाते, इसको समझते हैं बेटा। देखिए हमारे पास, हमको पता है कि हमारी लाइफ की शुरुआत सेल से हुई। सेल सबसे छोटा है इस धरती पर लाइफ को चलाने के लिए, या सबसे पहले इस धरती पर जो लिविंग बीइंग या लिविंग टाइप्स का जो भी कुछ आया उसको सेल कहते हैं, तो सभी को पता है ना। तो सेल की अगर जानकारी ले तो आपको पता है कि सेल के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। ये क्या है आपका, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, तो आपका आंसर होगा क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है भैया, और उस डीएनए के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये आपके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी से याद कीजिए बच्चा लोग कि डीएनए आपके शरीर में आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अभी कुछ बात समझ में नहीं आई मैम, और क्लियर बताइए। देखिए बच्चे, आपकी आंखों का कलर काला है, आपके बाल स्ट्रेट हैं, आपकी हाइट 5 फुट है, 6 फुट है, आपकी ये चीक, ये ठुड्डी का शेप कैसा है ना, नाक का शेप कैसा है, सब कुछ, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए के अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। समझ में आई बात। तो वो डीएनए का ही ट्रांसफर पेरेंट्स से बच्चों में होता है, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसीलिए हम लोग अपने माता पिता से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। लेकिन क्या आप ये 100% कह सकते हो कि नहीं हम तो अपने पापा के बिल्कुल एकदम पापा के उतारे हुए हैं, या हम लोग अपने एकदम मम्मी के उतारे हुए हैं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते हो ना बच्चा लोग। हम लोग अपने माता जी और पिताजी के बिल्कुल सिमिलर नहीं कहेंगे, मिक्सचर होते हैं। वो मम्मी के कुछ कैरेक्टर आते हैं, पापा के कुछ कैरेक्टर आते हैं, इसलिए हम लोग अपने माता पिता से थोड़े से अलग होते हैं। लेकिन क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होते हैं? तब भी आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं संभव है, क्योंकि उनकी भी 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, होंठ, बॉडी पूरी, ये सब भी तो हम लोग लेके अपने गार्जियन से ही तो आते हैं, अपने माता पिता से लेकर ही तो आते हैं। तो ये जो सिमिलर और डिसिमिलर का ये जो बातें चल रही हैं, ये जो पैटर्न चला, अभी जो बातें अभी हुई, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी बातों को अब हम लोग समझते हैं। चलिए, तो देखिए बेटू, डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अब आई आपके सामने थोड़ी सी दिमाग हिला देने वाली बात। अभी आपके सामने बोला गया कि डीएनए हेल्प्स टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, आपके शरीर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, और उसको प्रोसेसिंग के दौरान वो प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन के फॉर्म में उसको स्टोर रखता है। अब ये प्रोटीन क्या है? क्या ये मैम दाल वाली प्रोटीन है जो दालों से हमको मिलता है? नहीं बेटा, ये आपके शरीर में इनबिल्ट होता है। आपके शरीर में एक प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस का नाम है सेंट्रल डोग्मा, जिसमें डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, है ना। यही प्रोटीन आपके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, यही प्रोटीन आपके शरीर में कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। हर कैरेक्टर का अपना अपना एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। आंख के कलर के लिए अपना प्रोटीन, हाइट का अपना प्रोटीन, सारे कैरेक्टर्स का अपना। इसको बिल्कुल दाल वाली प्रोटीन से मैच मत करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी बेटा। वो प्रोटीन दूसरी है, उसको हम लोग बाहर से गेन करते हैं, वो नॉन इसेंशियल होता है। इतनी बात समझ में आई ना।
चलिए देखिए, सॉरी, वो इसेंशियल होता है। इसेंशियल का मतलब होता है ऐसी प्रोटीन जो हम लोग बाहर से लेते हैं। थोड़ा सा उल्टा हो गया, ध्यानपूर्वक समझो। इसेंशियल प्रोटीन का मतलब जिसकी हमको जरूरत हो और जो हम लोग बाहर से गेन करें, वो दालों से मिलने वाली प्रोटीन है। लेकिन ये प्रोटीन आपके शरीर में इनबिल्ट रहती है, क्योंकि ये डीएनए के द्वारा प्रोड्यूस होती है। ये कैरेक्टर बताती है, ये कोई सेहत नहीं बनाती है। हमारी प्रोटीन का काम क्या है? हमारी मसल्स का फॉर्मेशन करना ना। लेकिन ये प्रोटीन वो प्रोटीन नहीं है। छोटे बच्चों वाली बातें भूलिए। छोटे बच्चों में आप लोगों ने खाली एक ही प्रोटीन सुना जिसको खाकर आप अपनी सेहत बनाते हो। ये वो प्रोटीन नहीं है, इसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकालिए, ठीक है। ये प्रोटीन वो प्रोटीन है जो आपके शरीर में इनबिल्ट होती है और जिसको डीएनए बनाने का काम करता है। क्लियर हुआ? फिर देखिए आगे कि डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अगर इस प्रोटीन में थोड़ा बहुत भी चेंज आ गया तो भैया डिसिमिलरिटी हो जाएगी हमारे माता पिता से। और अगर ये प्रोटीन बिल्कुल सिमिलर रहा हमारे माता पिता से, तो हम लोग अपने मम्मी पापा के सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो रिप्रोडक्शन के इतने पॉइंट बेसिक आपको याद रखने हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत बातें और करेंगे, ठीक? चलिए लीजिए फटाक से। वेरी गुड बच्चों, अब हमको पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा ही रह गया इसमें कि व्हाट इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। देखो भैया, ये बात आप लोग जान लो, क्लास 11th में जब आप सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको सेल डिवीजन में प्रोसेसिंग समझाई जाएगी कि आखिर सेल डिवीजन होता कैसे है। तो उसी में एक स्टेप समझो जरा कि रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है, उसमें भी सेल डिवाइड करती है, उसमें भी माइटोसिस मेयोसिस डिवीजन होता है। तो आखिर उस प्रोसेस में ऐसा क्या, या किसी भी डिवीजन के पहले ऐसा क्या? तो आपका आंसर है डीएनए रेप्लिकेशन। एक प्रोसेस चलती है भैया। देखो, ये आपका सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में पहले चलता है रेप्लिकेशन, यानी कि बच्चा पार्टी डीएनए से डीएनए का बनना इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये कॉपी तैयार हो चुकी है, अब होगा रिप्रोडक्शन एंड मेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर XX जो कि फीमेल का क्रोमोसोम होता है, XY जो कि मेल का क्रोमोसोम होता है, अगर इनके बीच में क्रॉसिंग हो गई तो देखो जरा, कॉपी तैयार है ना। अब देखो जरा, ये X इसके X से अगर रिप्रोड्यूस कर गया तो यहाँ बनाएगा XX। ये X अगर इसके Y से आ गया, बच्चे मैच कर गया, तो यहाँ बनेगा XY। ये X अगर इसके X से कर गया तो यहाँ बनेगा फिर से XX, और ये X अगर इसके Y से कर गया तो यहाँ बन जाएगा XY, है ना। तो देखो जरा, ये XY यानी कि 50% चांसेस क्या है कि लड़का पैदा होगा, और ये XX और ये XX यानी कि 50% चांसेस क्या है कि लड़की पैदा होगी। यही तो बात हुई ना। तो ये बात आपने छोटी सी समझ ली कि आखिर रिप्रोडक्शन होता कैसे है और कितना चांसेस होता है कि हर रिप्रोडक्शन के बाद कितने % लड़का होगा या लड़की होगी। ये कोई बाबा जी की भूति नहीं है, फटाक से खा लो, हाँ इतने % चांसेस हो गए, 70% चांसेस हो गए, बेटा तुमको लड़का होगा। बहुत बाबा लोग आते हैं ना, वो सब खिला पिला देते हैं, फूंक मार देते हैं, झाड़ फूंक मार देते हैं और कहते हैं हाँ बस इस साल तो लड़का ही पैदा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भैया, इट इज द साइंस। अगर मेल का Y क्रोमोसोम एक्टिव है तो लड़का हो जाएगा, अदरवाइज लड़की पैदा होगी, एंड इट इज गुड थिंग। समझ में आई बात? आप देखिए जरा, छोटी सी बात को समझिए जरा कि आपने ये समझ लिया कि आपके शरीर में क्या होता है। आपके शरीर में अपने ही जैसी संतान को पैदा करने की क्षमता होती है। एक बात को समझना, ये लाइन जो लिखी है इसको समझो। कंप्लीट एक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग फॉर्म्स आइडेंटिकल सेल्स। मतलब सुनना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट इस वीडियो में आपको पढ़ लेना है। क्या चीज बोला गया कि डीएनए की रेप्लिकेशन में अगर एक्यूरेसी है, मतलब जो ये डीएनए बन रहा है इसी डीएनए से सेम ये डीएनए बन जाए। जैसे मान लीजिए आपका ये डीएनए है, इस डीएनए से ये अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ऐसे सेम डीएनए बन जाए, तो भैया जैसा डीएनए था भाई सेम इसमें पास हो गया तो आइडेंटिकल सेल बन गई। लेकिन भैया जो ह्यूमन में काम होता है, जैसे मान लो ये आपके मेल का सेल है, ठीक है, ये आपके मेल का डीएनए है, फिर ये आपके फीमेल का है, तो पता है क्या होता है, इस मेल और फीमेल के क्रोमोसोम में थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस चलती है। इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ो, बस ये समझो कि इसका डीएनए का कुछ पोर्शन फीमेल के डीएनए के कुछ पोर्शन से मिक्स होता है और अब मिक्सचर वाले बच्चे पैदा होंगे। इसीलिए आपको शुरू में ही समझा दिया गया कि बच्चे अपने माता पिता के आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल का मतलब होता है एकदम सेम।
बट सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब है हाँ आंखें हैं, नाक है, कान है, थोड़ा बहुत शक्ल भी मिलती जुलती है, लेकिन ये बोलो कि एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि आप जिन भी संतानों की उत्पत्ति होती है, जो भी बच्चे पैदा होते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में आएगा। बहरहाल अभी से हम इंट्रोडक्टरी का पार्ट आपको दिए दे रहे हैं। क्या पता चला अभी आज के लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा, फटाफट समझो इसको। आपने आज रिप्रोडक्शन के शुरुआती दौर में समझ लिया कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस बाय एग्जिस्टिंग स्पीशीज। इस धरती पर जो भी स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं उससे अपने जैसे संतानों को पैदा करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में डीएनए का इन्वॉल्वमेंट होता है। डीएनए का इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है? क्योंकि वो बोले भैया, क्योंकि वो हमारे शरीर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट क्या है? डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी। वही डीएनए की कॉपी अगर सेम ट्रांसफर हो गई तो आइडेंटिकल बच्चे पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर उसी डीएनए की कॉपी में किसी दूसरे कॉपी का मिक्सचर आ गया तो फिर डिसिमिलर बच्चे पैदा होंगे। इसीलिए फिर बॉडी पैटर्न में या फिर थोड़ा बहुत देखने में उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने पढ़ ली है ना। तो बस आज का लेक्चर करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट था आज का रिप्रोडक्शन का, आज का लेक्चर करते हैं हम लोग समाप्त। इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ आज इस चैप्टर को करते हैं क्लोज। थैंक यू सो मच।